वो लाश किसी और की नहीं, खुद राजकुमारी दमयंती थी। आंखों के सामने अचानक उठे इन सभी दृश्यों को देख श्रावणी सिहरते हुए चौंक उठी। वीरान पर्वत के ऊपर बसी उस जर्जर गुफा से निकलती वो सुनहरी कुमारियों का वो जादू, ठीक श्रावणी सी दिखती राजकुमारी दमयंती, उसका वो मृत शरीर, श्रावणी का यहाँ आना, जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रावणी के यहाँ आते ही राजकुमारी दमयंती की मृत्यु हो जाए। आश्चर्यजनक तरीके से राजकुमारी दमयंती का रूप, रंग, शरीर, सब कुछ हूबहू श्रावणी सा हो। श्रावणी का महल में यूं पहुंचना, सभी का उसे राजकुमारी दमयंती मान लेना, यहाँ तक कि राजा नरेंद्र सिंह और महारानी सुलक्ष्मी का भी उसे अपनी बेटी मान लेना, ऐसा कैसे संभव था? ये सब कैसे हुआ? राजकुमारी दमयंती की मृत्यु कैसे हुई? और हुई भी तो बगैर किसी के जाने उसकी लाश उस गुफा तक कैसे पहुंची? कौन थी वो सुनहरी कुमारियां? सवालों का एक भयानक बवंडर श्रावणी की आंखों के सामने घूमने लगा और कुछ ही पलों में उससे चकराई श्रावणी गश खाकर जमीन पर ढेर हो गई। दमयंती बेटी! राजा नरेंद्र सिंह और सुलक्ष्मी दौड़ते हुए अपनी बेटी दमयंती, जो कि असल में श्रावणी थी, के पास जाकर उसका सर गोद में उठा लिया। बेटी क्या हुआ? महाराज, दमयंतियों अचानक इस तरह बेहोश क्यों हो गई? बेटी! महारानी सुलक्ष्मी रोते हुए अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं राजा नरेंद्र सिंह बेहोश श्रावणी को उठाकर शाही दीवान पर लिटाते हुए चीखे, सेवकों जल्दी पानी लाओ, सिपाहियों जल्दी राजवैद्य को बुलाकर लेकर आओ। महाराज की ऐसी गरजती आवाज सुनते ही पल भर में पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। कोई राजवैद्य को बुलाने दौड़ पड़ा, तो कोई राजकुमारी दमयंती को पंखा ले हवा करने लगा। कोई पानी लेने दौड़ा, तो कुछ नरेंद्र सिंह के उस भयानक हुंकार से खड़े खड़े ही कांपने लगे। वहीं समय के दूसरे छोर पर भयनगर में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका था। सरकटी रज्जों के जमीन में फिर से लौटते ही जैसे हर ओर एक शांति पसरने लगी थी। वो शांति जो तूफान के भारी तबाही मचाने के बाद होती है, जिसमें सुकून से ज्यादा सिहरन और डर होता है। वो शांति जो चीखती रोती आवाजों के बीच किसी की लाश ले जाने के बाद होती है, जिसमें मातम होता है। ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होते ही दक्षिण की तरफ भयानक मायावी जंगल में काले धुएं के रूप में मौजूद चांडाल आत्माएं धीमे धीमे अपने आप कहीं गायब हो गई थीं। वो भयानक काला धुआं कहीं गायब हो चुका था। योगी अमृत द्वारा अभिमंत्रित उस जिंदा उबलते खून के जरिए मंत्रों से जागृत हुआ प्रलयंकारी दानव कुरूप भी अपनी सेना के साथ कहीं ओझल हो गया था। दक्षिण के इस जंगल में कुछ समय के लिए शैतानी शक्तियां कमजोर होने लगी थीं। योगी अमृत, जो कि अंधेरे के सिपाही विशंभर के सम्मोहन में थे, उनके चेहरे से भी काली नसों का वो उभरता झुंड शांत होने लगा। उनकी आंखों में फैला वो अजीब कालापन भी मिटने लगा। विशंभर का काला सम्मोहन उन पर से उतरने लगा, पर उसके साथ ही जैसे वो उस जंगल से अपने आप को बाहर की ओर अकस्मात बढ़ाने लगे थे। 3 दिन बाद उन्हें अब कुछ होश आने लगा था। उनका सर भारी हो चुका था। सम्मोहन में जकड़े पिछले 3 दिनों से वो इस जंगल में काली शक्तियों के कहे अनुसार काम कर रहे थे, उनके काले मंसूबों में उनका साथ दे रहे थे। तभी अचानक योगी अमृत ने अपना सर पकड़ लिया। उनके कानों में जैसे हजारों आवाजें अब भी शोर कर रही हों, और उन्हीं आवाजों के बीच गूंज उठी महाभयानक दानव क्रूप की वो दिल दहलाने वाली हंसी, जिसे सुन योगी अमृत का शरीर कांप उठा। योगी अमृत को पिछले 3 दिनों में हुआ सब कुछ धुंधला धुंधला याद था। बहुत जोर देने पर भी वो आखिरी वही बात याद कर पा रहे थे जब विशंभर ने उन्हें पश्चिमी खंडहरों की ओर बुलाया था। आ जाओ योगी, सच, राय बहादुर का सच जानना चाहते हो? क्यों जलाया उस राय बहादुर ने अपने ही पिता को? आ जाओ योगी, सच, तुम्हारा सच, तुम्हारे जन्म का सच, सच सही हो या गलत, सच सच होता है योगी। योगी अमृत ने अपना सर पकड़ लिया। ये मुझे क्या हो गया? अनजाने में हमने ये क्या कर दिया?
योगी अमृत जानते थे कि उन्होंने किस भयानक मुसीबत को जागृत कर दिया है। कितनी बड़ी गलती हो गई है उनसे, सोचकर भी उनका शरीर सिहर गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योगी अमृत ने अपने आसपास देखा, मगर आश्चर्यजनक रूप से अब वो दक्षिण के उस रहस्यमय जंगल से बाहर खड़े थे। उनके सामने वही चट्टानें थीं जो काली शक्तियों के इस जंगल को अपने में छुपाती मात्र एक अदृश्य छलावा थी। योगी अमृत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मुसीबत गाज बनकर राय बहादुर और भयनगर पर गिरे, उससे पहले ही हमें सबको सावधान करना होगा। ये सोचकर अपने कमजोर होते निढाल शरीर के साथ योगी अमृत भयनगर की ओर मुड़े ही थे कि जैसे उन चट्टानों में कुछ हरकत हुई। योगी अमृत ने तुरंत पलट कर देखा, मगर वो चट्टानें अब फिर शांत थीं, स्थिर अपनी जगह पर खड़ी थीं। योगी अमृत के माथे की शिकन अब और बढ़ गई थी। वो अब भयनगर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। पत्तों पर पड़ते उनके लड़खड़ाते पैरों की सरसराहट के अलावा वहां सब कुछ शांत था। वो भयानक जंगल जहां काली शक्तियों का वास है, चांडाल आत्माएं जहां रहती हैं, नरभक्षी शैतानी ताकतें जिस जंगल में हर ओर जिंदा मौत बनकर घूमते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के पहले चरण में जैसे सब कुछ बिल्कुल शांत था। वो काला धुआं, जंगल के वो अजीब काले पेड़, सब कुछ। समय के इस छोर पर भयनगर में जहां इस जंगल से शैतानी ताकतों का तूफान उमड़कर भयनगर को, राय बहादुर को, सबको तबाह करने वाला था, तो वहीं समय के दूसरे छोर पर भावनगर में भयानक लाशों से उठती जमीन फाड़ कर निकलती उन भयानक जड़ों से अब अचानक भयानक आवाजें आने लगीं। ये देख विशंभर और युवा राय बहादुर अब और भी घबरा गए। ये क्या हो रहा है बाबा, ये आवाजें? राय बहादुर ने घबराते हुए पूछा। वहीं अब आखिरी लाश को जमीन में गाड़ते विशंभर ने जल्दी से लाश को दफनाकर बिना कुछ कहे, चेहरे पर भयानक डर का भाव लिए, तुरंत राय बहादुर को पकड़कर खींचकर बग्गी की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। हर तरफ उमड़ा ये भयानक तूफान, काले बादल, ये अजीब काली जड़ें और फटती जमीन देख विशंभर भी हैरान थे। ऐसी भयानक और अप्राकृतिक चीज उसने पहली बार भावनगर में देखी थी। उस पर उसके पैरों में उभरे उन 5 निशानों से बढ़ रहा तेज दर्द विशंभर की हालत पस्त कर रहा था। उन निशानों से उन रहस्यमय काली जड़ों के निकलने वाली बात उसने अपने बेटे राय बहादुर से अब तक छुपाई हुई थी। वो अपने बेटे को और परेशान नहीं करना चाहता था। घबराते हुए विशंभर ने राय बहादुर को अपने साथ लेकर बग्गी में बिठा लिया और अपने पैरों में उठते असहनीय दर्द को छुपा उसे गले से निगलते हुए घोड़ों की पीठ पर बेंत जमा कर विशंभर तेजी से महल की ओर बढ़ने लगा। अब बग्घी के पीछे बैठे युवा राय बहादुर अब भी इस विचित्र और डरावने मंजर को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। वो भयानक फुसफुसाहट कहाँ से आ रही थी? किसकी आवाज थी वो? कौन है इन काली जड़ों के भयानक खेल के पीछे? समय के अलग अलग सिरों को एक साथ अपने जादुई गोले पर देखता यक्ष द्यूत केतु बर्फ की सिल्ली में कैद अजीब तरह से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी उस तीखी हंसी में जैसे सैकड़ों कांच पिघले हों। उस हंसी की चुभन पूरी गुफा को चीरने लगी, मगर राय बहादुर की बनाई उस छड़ी की वो बर्फ की सिल्ली अब भी जस की तस थी। अपने जादुई गोले पर भावनगर में उठे इस भयानक तूफान को, काली जड़ों को हैरानी से उगता देख रहे युवा राय बहादुर को देख द्यूत केतु फिर जोर से हंसते हुए बोला, ओ सचमुच इंसान इस धरती पर सबसे मूर्ख प्राणी है। क्या देख रहा है राय बहादुर? भावनगर के दक्षिणी मैदानों में इन भयानक लाशों को दफनाकर तूने ही सबकी शुरुआत की है। समय के इस छोर पर भयनगर में बसा ये मायावी दक्षिण जंगल कुछ और नहीं, जमीन फाड़कर निकलती इन्हीं काली जड़ों का बढ़ा स्वरूप है। ये अंधेरे की काली जड़ें अब पेड़ बन चुकी हैं राय बहादुर,
जिनसे मैंने तुझे लड़वाया, भयनगर में आतंक फैलाया। अंधेरे की पकड़ धरती पर अब और मजबूत हो चुकी है राय बहादुर, और इस सब की शुरुआत तूने की, तेरे बाप विशंभर ने की। उन लाशों को दक्षिण के मैदानों में दफनाकर इन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता कि दक्षिण यम की, यक्षों की दिशा होती है, हमारी दिशा होती है नर्क की दिशा। मेरा ये साम्राज्य, मेरा ये जंगल, ये चांडाल आत्माएं किसी और की नहीं, राय बहादुर की देन है। समय के दूसरे छोर पर बैठे राय बहादुर, तू नहीं जानता तूने किसके द्वारा हत्या की गई लाशें जमीन में गाड़ी हैं। तुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। भावनगर का भयगढ़ और फिर भयनगर होगा। खुद को बुद्धिमान समझने वाले राय बहादुर, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता तू। मुझे कैद किया ना तूने, इसकी कीमत अब तुझे चुकानी ही होगी। बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, और बहुत जल्द ये पूरी धरती, सभी लोग अंधेरे की जकड़ में होंगे, मेरे राज्य बनेंगे। दक्षिण का ये जंगल पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा। इस दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएगी। सब कुछ ताकत के बल पर होगा। अच्छाई बस एक कोरा मजाक बनकर रह जाएगी। और ऐसा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ये राय बहादुर, ना ही वो सुनहरी शक्तियों की रखवाली करने वाली 9 सुनहरी कुमारियां। अंधेरे का राज होगा, मेरा राज होगा। जहां महायक्ष द्यूत केतु बर्फ की सिल्ली में कैद चिंघाड़ता हुआ हंस रहा था, तो वहीं भावनगर में राय बहादुर बग्गी के पीछे बैठे अब भी इस सोच में डूबे थे कि आखिर ये हुआ क्या। उन काली जड़ों का क्या रहस्य है। उन लाशों को किसने इस तरह क्षिप्त विक्षिप्त कर मौत के घाट उतारा। क्यों सूर्यास्त के बाद किसी का भी दक्षिण के यूं जंगलों की ओर जाना मना है। इन्हीं सब उलझनों के बारे में सोचते हुए कब बग्गी महल तक आ पहुंची, राय बहादुर को पता ही न चला। वहीं महल के भीतर श्रावणी यानी राजकुमारी दमयंती की चाकरी में पूरा महल यहाँ वहाँ हो रखा था। शाही दीवान पर लेटी बेहोश श्रावणी के जहाँ एक तरफ सभी दासियां पंखे से हवा कर रही थीं, तो वहीं राजवैद्य श्रावणी के हाथों की नसों को जांचते हुए अपनी उंगलियों पर जाने क्या 1 2 3 4 करते हुए गिन रहे थे। शाही हलवाई पेठालाल जहां राजवैद्य के कहे अनुसार औषधियों को मिला दवाई तैयार कर रहा था, तो वहीं राजा नरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ गहन मुख मुद्रा लिए तनकर खड़े थे। और कितनी देर राजवैद्य, हमारी बेटी को अब तक होश क्यों नहीं आया? नरेंद्र सिंह ने कड़क आवाज में पूछा। तो वहीं घबराहट निगलते राजवैद्य ने सहम कर कहा, अब होश बस आ ही रहा है महाराज। राजवैद्य के चेहरे से साफ जाहिर था राजकुमारी को होश आए ना आए, महाराजा के डर से वो खुद जरूर बहुत जल्द बेहोश होने वाले थे। यही हाल वहाँ मौजूद सभी का था, और उसका कारण था महामंत्री कुषाण, जो महाराज के ठीक पीछे अपनी तलवार पर हाथ रखे तनकर खड़े थे। किसी की भी एक चूक महामंत्री कुषाण की तलवार को अपनी गर्दन पर बुलाने का न्योता थी। कुषाण को देखकर घबराता पेठालाल भी अपने थरथराते हाथों से जल्दी जल्दी औषधियां कूट रहा था और महारानी सुलक्ष्मी को दे रहा था। मगर महारानी के बार बार औषधि पिलाने पर भी राजकुमारी यानी श्रावणी को होश नहीं आ रहा था। वहीं इस कक्ष की खिड़की से दिख रही दूर टीले पर बसी एक पुरानी सी झोपड़ी हवा के साए साए शोर करते प्रवाहों के बीच डट कर खड़ी भावनगर के इतिहास के इस पन्ने को अपने आप में जब्त करती सुनसान खड़ी थी कि तभी किसी के पैरों की दस्तक से जैसे अचानक हवा का वेग थम गया। ठक ठक आवाज करती जमीन पर अपने डंडे को गाड़ कर चलती वही रहस्यमयी भयानक लाल बुढ़िया अपना कुबड़ लिए टीले पर चढ़ती हुई वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर पसरी वो उजड़ी हुई मुस्कान जैसे एक संदेश था, पर किसके लिए और क्या था कहना मुश्किल था।
अपनी मुरझाई मगर बड़ी बड़ी आंखों को हाथों की छांव देते हुए उस बुढ़िया ने अब महल की तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं। अचानक उसकी आंखों की फीकी पड़ती काली पुतलियां लाल हो चमक उठीं और अगले ही पल उसे इतनी दूर से महल में चल रही सारी हरकत साफ साफ दिखने लगी। राजा नरेंद्र सिंह, राजवैद्य, कुशाण आदि सभी जैसे उसके ठीक सामने थे, मगर उस बुढ़िया की नजरें टटोल कर ढूंढ रही थीं सिर्फ श्रावणी को। तभी दीवान पर बेहोश पड़ी श्रावणी को देखते ही उसकी बाँछें खिल गईं और उसकी हंसी धीरे धीरे बढ़ती हुई एक जोरदार ठहाके में बदल गई। आ गई, आ गई। उसकी श्रावणी पर नजर पड़ते ही जैसे श्रावणी के शरीर में अपने आप हरकत होने लगी। उसकी बंद पलकों के नीचे पल भर के लिए सही श्रावणी की पुतलियां भी लाल हो चमक उठीं। इधर श्रावणी यानी राजकुमारी दमयंती की पलकों पर अचानक हुए हल्के लाल प्रकाश को देख राजवैद्य चौंक उठे, मगर कोई और उसे देख पाता या राजवैद्य ही उसे ठीक से समझ पाते, उससे पहले ही वो चमक अपने आप गायब हो गई। आखिर कौन है ये रहस्यमय लाल बुढ़िया? क्या संबंध है इसका श्रावणी से? जो कुछ हो रहा है, क्या उसकी शुरुआत राय बहादुर ने की थी? क्या लौट आएगा महायक्ष द्यूत केतु? भयनगर पर कौन सी गाज गिरने की बात कर रहे थे योगी अमृत? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरी भयनगर की अनजानी दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।